नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुर्नी का विधानसभा उपचुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे आ चुके हैं और जाहिर है नतीजों पर बात करें तो ये खबर पुरानी खबर है। नतीजों पर बात करने जैसा कुछ नहीं है। बीजेपी चुनाव जीत गई है और जेडीयू चुनाव हार गई है। इस पर भी बात कर चुके हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार बीजेपी से पहली लड़ाई क्यों हार गए। महत्वपूर्ण यह हो जाता है, इस विषय पर बात करना हो जाता है कि इन नतीजों के बाद, इस नतीजे के बाद जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार निपट गए हैं, 2024 से पहले ही नीतीश कुमार को निपटा दिया बीजेपी ने, उन्हें अब आश्रम चले जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या यह दावा सही है या फिर 2024 में ही इसका असली टेस्ट होगा? सिर्फ कुर्नी के नतीजों से यह नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार निपट गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि निपटा कौन? नीतीश कुमार निपट गए या पूरी तरह से मुकेश सहनी निपट गए? लड्डू बेकार चला गया। मुकेश सहनी ने एक जो तिलिस्म बनाकर रखा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं, वो तिलिस्म टूट गया। और महत्वपूर्ण ये कि जिस बोचहा का वो उदाहरण देते थे, मुजफ्फरपुर के आसपास का विधानसभा क्षेत्र, और उदाहरण देते थे कि उन्होंने बीजेपी को हराया है, बोचहा के आसपास के ही इलाके में मुजफ्फरपुर की एक दूसरी सीट जहां पर निषाद समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, मल्ला जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर मुकेश सहनी निपट गए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए और नीतीश कुमार को नहीं जितवा पाए। तो मुकेश सहनी निपटे हैं या नीतीश कुमार निपटे हैं, यह सवाल है और इसी सवाल में जवाब भी है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। जेडीयू से राजेश तिवारी हैं, पुरुषोत्तम राज हैं, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष आनंद आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं, और रविकांत हमारे मित्र भी हैं और झकास भारत नाम का एक चैनल चलाते हैं। कुर्नी में काफी वक्त बिताया है इन्होंने, तो रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत के पास ही आएंगे। रविकांत, हालांकि आप तो कह रहे थे कि महागठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है, महागठबंधन के पक्ष में ज्यादातर लोगों ने अपनी बात कही है, महागठबंधन के साथ जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने ईमानदारी से यह बात भी कही थी कि हमने तो बस 200-300 लोगों से बात की है और सैंपल साइज बहुत छोटा है। अब सवाल आपसे यह है रविकांत कि नीतीश कुमार निपट गए हैं जो बीजेपी दावा कर रही है, या मुकेश सहनी पूरी तरह से निपट गए हैं? कौन निपट गया है? अनम्यूट कर लीजिए रविकांत अपने आप को आप। ओके जी जी, नमस्कार। पहले तो सभी को नमस्कार। तो ये बात है निपटने और निपटाने का। तो ये उपचुनाव था और एक विधानसभा का उपचुनाव था और नीतीश कुमार पिछले 10 साल से निपटाए जा रहे हैं, तो अभी तक वो निपटे नहीं हैं। और जो 17 साल के बाद जो सरकार चलाने के बाद जो एक विरोधाभास और जनाक्रोश होता है लोगों में, वो लाजमी सा बात है कि नीतीश कुमार के प्रति होगा ही होगा। और कई खामियां जो इस सरकार में है वो जब दिखती है, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, फिर हो गया शिक्षा वाली व्यवस्थाएं और बेरोजगारी, ये तीनों किसी भी सरकार का एक बुनियादी कह सकते हैं कि पहले रोटी कपड़ा मकान हुआ करती थी, अब ये तीनों है। तो ये तीनों को कोई भी सरकार अभी खासकर देश में ही नहीं पूरा कर पा रही, तो बिहार में तो इसका और भी अभाव है, खासकर पलायन रोक पाने में नीतीश कुमार। तो ये कई मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार आसानी से घिर जाते हैं। तो अब वो 17 साल रह चुके हैं, पहले 5 साल रहे, 10 साल रहे, तो धीरे धीरे लोग आक्रोश, तो अरे ये नेता भी ऐसा ही। तो ये है कि वहां पे लगता है कि नीतीश कुमार निपट गए हैं, मगर जो वो किसी के साथ अलायंस के साथ जाते हैं, इसका ये कुढ़नी से अभिषेक जी आकलन नहीं लगाया जा सकता कि महागठबंधन अभी पूरा बीजेपी के सामने नहीं, ठीक कमजोर है। है, ठीक है, ठीक है हाँ, रविकांत, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार नहीं निपटे हैं, मुकेश सहनी निपट गए हैं कि नहीं निपट गए हैं? देखिए राजनीति में उसी बात का बात कर रहे हैं, उनका कब बड़ी पार्टी से अलायंस हो जाए और कब वह पुनर्जीवित हो जाए। हम लोग को याद होगा कि किस प्रकार से 2009 लोकसभा में अगर हम बात करें रामविलास पासवान जी की ही और ये उपेंद्र कुशवाहा जी की ही,
वो कभी लोकसभा जीत कर नहीं गए थे उपेंद्र कुशवाहा, और जीत कर जाते हैं और उनको वहां मंत्री बनाया जाता है। रामविलास 2019 में, पासवान जी 2014 में। 2014 में, 2014 में। हाँ, तो इसीलिए कौन से कब कहां किसका अलायंस हो जाए और वो जीवित हो जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। और बात कर रहे हैं 2009 लोकसभा में रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे, और 2014 में उनका एक और नरेंद्र मोदी की सरकार पर ब्लेम करके हटे थे। और 2014 के जनवरी और फरवरी में हम लोग देखे थे कि 7 लोकसभा के साथ जाते हैं और लगभग 85% लोकसभा सीट जीत के आते हैं, 6 जीत कर जाते हैं। नहीं, और ठीक केंद्र है, सरकार ठीक में है रविकांत, रविकांत, इसलिए रविकांत, आप कोई ये कह निपट रहे गया हैं, है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी के साथ कब बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब तो ये है ना कि जो नतीजे आए हैं, मुकेश सहनी अब एकला चलो की स्थिति में नहीं है, अकेले चलने की स्थिति में नहीं है, उनको सहारा चाहिए। नहीं, मुकेश सहनी का प्रॉब्लम यह है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो बात है, वो कितना भी जी, कुछ बोल लें, वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि तो फिर उनको जो आवास महागठबंधन मिला में। हुआ है, जी, सबसे सबसे बड़ी जो मजबूत बातें हैं, उनको जो आवास मिला हुआ है वो नीतीश कुमार के रहमो करम पर मुकेश सहनी को मिला हुआ है। और उनको कभी कभी मुकेश सहनी जी को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोई पार्टी उनको पुशअप कर देती है, जैसे बीजेपी ने उनको मिनिस्टर बनाया चुनाव हारने के बाद भी, वो अभी तक जनता का समर्थन नहीं ली, और जो उम्मीदवार भी दिए थे वो पार्टी के टिकट के खरीद फरोख्त का काफी गंदा आरोप उन पे लगा था। इसलिए यह नहीं कहा जाए, मुकेश सहनी की शुरुआत है, और कोई भी शुरुआत करता है तो वह चाहता है कि हम छलांग लगाएं, तो वो छलांग लगाने वाले पोजीशन पे तो आते हैं, मगर छलांग नहीं लग पा रहा है। नहीं जो लगा एक पा रहे हैं छलांग तो लगा, मुकेश सहनी, हाँ, मुकेश सहनी छलांग नहीं लगा पा रहे हैं। पुरुषोत्तम राज, लगता नहीं कि नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी हार आप लोगों के लिए है, आप ही निपट गए हैं। आप दावा करते थे, आपने एक तिलिस्म बनाकर रखा था कि बीजेपी को आप हरा देते हैं, हरा देते हैं। इस बार तो नहीं हरा पाए, सबसे खुद भी पहले हार सबको गए। धन्यवाद। जी, देखिए, हमारी जो पार्टी चुनाव कुढ़नी विधानसभा में लड़ रहा था, वो एक हमारे पार्टी की तरफ से एक भी आधिकारिक बयान नहीं था, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, ना सुप्रीमो जी का था, ना प्रवक्ता का था, और ना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकार का बयान था कि हम भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं कि जदयू को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हम वहां पर चुनाव अपने जीत के लिए लड़ रहे थे। हम मानते हैं कि हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत हमारे लिए भी है कि एक तरफ राज्य की महाशक्तियां, दूसरी तरफ केंद्र की महाशक्तियां के बीच हम लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ राज्य के सारे मंत्री हर गांव में, एक तरफ केंद्र के मंत्री हर गांव में, सांसद, विधायक, एमएलसी, यहां तक कि बाहरी सांसद भी अब कुर्नी में प्रचार करना शुरू कर देते। उस बीच में हम सब जैसे नौजवान, किसान, गरीब का बेटा हर गांव, हर घर, हर गांव में जा जाकर जनता को जगा रहे थे, जनता से वोट मांग रहे थे। उनके जो पिछले वर्षों से जो भी वहां के प्रतिनिधित्व किए, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार का सिस्टम था उसके खिलाफ हम जनता को आग्रह कर रहे थे, जगा रहे थे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हमें जो मत 10,000 मिला, ये एक तरह से काबिले तारीफ हम लोग का जनता के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों यंत्र के बीच में अगर 10,000 वोट आता है, एक गरीब, एक किसान, एक नौजवान को, तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग को है, और आगे के लिए हम लोग को हौसला बढ़ा और हम लोग मजबूत हुए हैं। आगामी 2024 और 25 के चुनाव के लिए हमने यह साबित कर दिया है कि युवाओं का जिस प्रकार से जोश वीआईपी पार्टी के तरफ कुढ़नी में दिखा, हर जात हर वर्ग का, उसी प्रकार से हम इसी समीकरण के साथ पूरी 2024 और 25 के तैयारी में लग चुके हैं, और आगे मजबूती से हम लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। निपटने जैसी कोई बात नहीं है। सहनी वोटरों को, मल्लाह समाज के वोटरों को इंटेक्ट नहीं रख पाए। पुरुषोत्तम राज, आप मुकेश सहनी नहीं इंटेक्ट रख पाए, ये बात साफ तौर पर दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तरफ से हरी सहनी को मैदान में उतारा, अजय निषाद को मैदान में उतारा, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। देखिए, सबसे पहली बात है कि निषाद समाज का जो भी वोट था वो निषाद समाज को ही गया है। एक भी पार्टी ये नहीं कर सकता कि 5,000 निषाद का वोट हमें मिला है। निषाद का वोट जो भी कटा, संजय सहनी, शेखर सहनी मिलाकर के, या एक और सहनी थे, तीनों मिलाकर के 8-9 हजार वोट काटे, 10,000 हम लोग के पक्ष में है। तो सहनी का जो भी वोट है, एक समाज, एक निषाद समाज के बेटा को ही मिला है। किसी पार्टी ये नहीं कर सकता कि हमको 5,000 निषाद समाज का वोट मिला। अगर ऐसा कह देगा तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सन ऑफ मुकेश सहनी जी ने तो कल ही कहा है कि अगर ऐसा कह कोई साबित करके दिखा देगा तो जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। तो ये स्थिति है कि 10,000 भी वोट ट्रांसफर कराने की शक्ति वीआईपी पार्टी में ही है, कि जिसके साथ जाएगा उसके साथ 10,000 वोट कुढ़नी विधानसभा में तो निश्चित तौर पर रहेगा। और आपने देखा कि बोछा में हम लोगों को जिस प्रकार से 30,000 बहुमत मिला था, तो बिहार में एक गरीब के बेटा की संघर्ष कर करके
आज के तारीख में इतने मजबूत पार्टी को मजबूत किए कि 10,000 मत तो कहीं भी रखते हैं अपने आप को। लेकिन नहीं जिस तो प्रकार ठीक से है, इनका एक प्रयोग आपने किया, नीलाभ कुमार को टिकट दिया, भूमिहार जाति के वोटरों की संख्या अच्छी खासी थी पुरुषोत्तम चलिए राज वहां, पुरुषोत्तम, और अभिषेक जी पुरुषोत्तम बोलते अच्छा है, इसके लिए तो बधाई शुभकामनाएं। मगर वीआईपी में मुकेश सहनी ठीक है 10,000 वोट लाए, मगर जिस प्रकार से ये लोग दावा कर रहे थे कि हम लोग भाई उस हिसाब से उस अनुपात की बात हो रही है। पुरुषोत्तम आप बोलते अच्छा है, नो डाउट कि आप बातें अच्छी रखते हैं पार्टी की तरफ से, मगर जिस प्रकार से दावा की जा रही थी उस प्रकार के हिसाब का रिजल्ट है। तो भाई 10,000 तो वहां पे आपने दावा जीत की थी, कम से कम 30-40 भी तो एक होता है। और देखिए भूमियार और सहनी देखिए की बात कर रहे थे बिल्कुल विकास जी, ये मुकेश बिल्कुल सहनी जी। ये बिल्कुल सत्य बात है कि चुनाव जब हाँ भी लोकतंत्र में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ता है, किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, वहां पर 13 कैंडिडेट थे, 13 कैंडिडेट में से आप एक भी कैंडिडेट ये नहीं कर रहा था कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। तो हम अपने नहीं नहीं, हारने जीतने ये का विषय नहीं, जैसे कि ये मैच उम्मीद में के रहने साथ का चुनाव लड़ विषय रहे है। थे। देखिए हम ये बताते हैं कि हाँ बहुत सा डिसमैनेजमेंट हुआ, बहुत सा लोग हमारे प्रत्याशी के प्रति, हमारे और नेता के वहां पे प्रति। केवल सहनी सहनी जी का वोट नहीं था, नीलाभ का अपना भी कुछ बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं कर सकते, नहीं मगर ठीक हाँ है, कुछ ठीक है, उनका भी। ठीक है, हाँ रविकांत, रविकांत आपके पास भी आएंगे, पुरुषोत्तम जी आपके पास भी आएंगे, जी जी राजेश तिवारी देखिए जी वहां जेडीयू से पे हमारे जो साथ हुआ हैं। हमारे सुन प्रत्याशी के लीजिए प्रति और हमारे कैंडिडेट के प्रति या हमारे नेता के प्रति इतना अफवाह फैलाया गया कि वोट कटवा है, फलाने पार्टी से पैसा लेके खड़ा है तो चिलाने पार्टी से पैसा लेकर आए। मैंने कि ये लोगों का जो ये लोग जो केंद्र से मंत्री बन के आए थे, हर गांव में वो भाजपा का प्रचार नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी के विरोध कर रहे थे। एक भी नेता चलिए फिर भी आपका भारतीय आपका जनता एक अच्छा शुरुआत है, 10,000 कैडर तो खड़ा, वोटर तो खड़ा हुआ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ राजेश तिवारी जी आपके पास आएंगे। तिवारी साहब, क्या लगता है, नीतीश कुमार निपटे हैं, या इस बात से आप खुश हैं कि चलिए मुकेश सहनी निपट गए, नीतीश कुमार बच गए हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, हो हाँ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो गया, बताइए। लोकतंत्र में चुनाव का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, और इस जी चुनाव जो लड़ता है, हार जीत एक श्योर है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो निपटना इसको नहीं कहते हैं। न जदयू निपटा, न वीआईपी निपटा। निपटता कौन है? जो इस जी। चुनाव के महासंग्राम में शामिल नहीं होता है, वो निपटता है। ये निपटना है, इसमें अगर भाग ले रहा है उसको निपटना कहेंगे। वो तो अब अपना दम अब दम आप से वो आते लड़ ही, रहा है। अभी अभी देखिए, और अभी सुनिए, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता मयंक मौली जुड़े हैं, आते ही आप उन पर निशाना साधने नहीं लगे। नहीं नहीं जब नहीं, उन पर हम इशारा किसी है आपका नहीं नहीं चिराग नहीं पासवान नहीं पर। नहीं अभिषेक जी, हम किसी पर निशाना नहीं साध रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव में जो भी भाग ले रहा है दल, वो उसको निपटना कैसे कहेंगे? वो तो लड़ रहा है, वो अपना जो भी दम कम है उसके अनुसार से वो भाग ले रहा है, ये अच्छा बात है। लेकिन अगर जो किनारे बैठ करके ताली बजाने वाले को कहा जाता है कि वो लोकतंत्र से ही निपट गया, उसको निपटना कहा जाता है। भाग लेने वाले को तो चाहे कम वोट आए, ज्यादा वोट आए, जीते हारे, ये अच्छा चीज है, इसी को तो कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व। और जहां तक जदयू की बात है, तो जदयू देखिए, पूरे देश भर में भाजपा हारा है, कहीं उसका कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक कुर्नी विधानसभा का लेकर के उपचुनाव को लेकर के इतना ज्यादा किसी का, पूरे इतना जो 17 साल से शासन में है, उसको आप 15 नहीं तो साल से एमसीडी में है तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप ही की पार्टी ये कह रही थी कि 2024 का सेमीफाइनल है कोर्नी। नहीं, सेमीफाइनल अच्छा, एक 243 सीट है, 243 में एक का अगर जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उसको सेमीफाइनल कम से कम 10-12 का होता तब सेमीफाइनल कहा जाता है, आप ही एक की को पार्टी कह रही थी, सेमीफाइनल कहा जाता है। आप ही की ठीक है, पार्टी कह रही थी राजेश तिवारी साहब। अब हो सकता है, इतना बड़े पार्टी है, कोई ना कोई उसमें तो बोलता ही होगा, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि कुटनी की जनता जो भी आ रहा, कहा जाता है कुटनी की जनता को जो है उन्होंने भाग लिया, जो भी निर्णय दिया मेरे पक्ष में आया, नहीं पक्ष में आया दूसरी बात है। लेकिन हम जो वहां के प्रत्याशी है उनको हम महत्व देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले आदमी को कहें कि उनके चलते हम जीते हैं, ऐसा थोड़े होता है। मैं जो माफी चाहूंगा जहां राजेश जी, जीता है उसके एक अनुसार से सवाल कहा होगा राजेश जी,
राजेश जी एक सवाल होगा अगर अभिषेक जी की अनुमति होगी तो। जी बिल्कुल रविकांत, पूछिए आप। हाँ, राजेश जी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए वो तो एक हार हुई नीतीश जी की और ये तमाम चीजें, तो क्या आप लोग जदयू जो है आरजेडी पर बोझ तो नहीं ना बन रही है, क्योंकि तेजस्वी पर आप लोग ऑटोमेटिक बोझ बने हुए हैं, मतलब जिस हिसाब से ये परिणाम आ रहे हैं, ये एक बड़ा बात उठ रहा है, मतलब सोशल साइडों पे कि नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर हारेंगे, ये उठ रहा पहली है अभी बात, आप पूरा। आप राजनीतिक समीक्षक के ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, अरे नहीं गठबंधन में किसी पर कोई बोझ नहीं होता है। नहीं नहीं, गठबंधन जो जो सहभागी 17 साल सुनिए, का। पहले बात सुन लीजिए, सिर्फ सवाल मत हाँ, पूछिए, उत्तर भी पूछिए। गठबंधन जो होता है ना, वो बोझ किसी का नहीं होता है, एक दूसरे के, चाहे वो ज्यादा 100 सीट पर लड़े या 1 सीट पर लड़े, 7 दल का महागठबंधन है, इसमें सबका बरोबरी है, सब कोई एक दूसरे नहीं से, किसी का ये कोई बोझ ये नहीं सोशल होता है। साइडों का सवाल है, सोशल साइट्स जो चलते तो रहता है उस अरे हिसाब तो से जो आ भाई रहा ये है। ठीक है, बताइए, ठीक है, जो ठीक भी है, दल ठीक है, होता है राजेश उससे तिवारी बड़ा से आपसे सोशल सवाल दोनों लेंगे साइड होता है रविकांत। जी, सब कोई तो राजेश सोशल तिवारी ही जी साइड से होते हैं। ठीक है, राजेश अरे तिवारी से नीतीश सवाल लेंगे। नीतीश जी से थोड़ा आरजेडी सा के और उबे लोक हुए लग जनशक्ति रहे हैं पार्टी जनता, रामविलास के भी ये बात। नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पहले मनीष आनंद उनसे जी ज्यादा आप भी भरोसा इंतजार कर कौन रहे हैं बहुत करने देर वाला से। है जी? नहीं, ठीक है, ठीक है। मनीष आनंद जी, जेडीयू कर रही है अभी नहीं निपटी है, इसमें निपटना क्या है? जो दल हिस्सा लेती है वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ती है, और अभी जेडीयू के बारे में कहना ठीक नहीं है कि नीतीश कुमार निपट गए हैं या जेडीयू निपट गई है। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। चुनाव का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया हो चाहे जदयू के पक्ष में आया, लेकिन इससे एक दो बातें क्लियर हो रही हैं। पहला ये कि राजद या राजद का जो कैडर वोट है वो अभी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार बोलते थे कि महिला उनको वोट करती है, तो सबसे ज्यादा वोटर वहां महिला है कुर्नी में, और महिला वोटर ने इस बार नीतीश कुमार को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनकी अब विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तीसरी बात, माछ भात फेल हो गया है, और कुर्नी एक सीट पर चुनाव हुआ था, इसको सेमीफाइनल के तौर पे नहीं देखा जाए, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, और ये एक मैंडेट है कि आप अगर गठबंधन धर्म का भंग करेंगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है, मयंक मौली साहब, जेडीयू ये कह रही है कि नहीं निपटे हैं जो लोग, इशारा आपकी तरफ भी था कि जो लोग लड़ाई में हिस्सा लेते हैं वो कैसे निपट सकते हैं, जो लड़ाई में है ही नहीं वो निपटेंगे। तो इशारा आपकी तरफ भी है, और सवाल यह है कि आखिरकार पुरुषोत्तम जी भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं और राजेश तिवारी साहब जेडीयू से भी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों में से निपटा कौन है, वीआईपी पार्टी या जेडीयू निपटी है? देखिए, मुझे कल इसी समय याद आ रहा है जब राजेश तिवारी जी और पंकज सिंह जी दोनों मेरे सामने थे, दोनों मुझे चढ़ चढ़ के लड्डू खिला रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि लड्डू ठीक है कि भुआ लाग गई लोका में? ठीक बात लड्डुआ राउर। तो वह बात है कि ऐसा है कि सारे लड्डू धरे के धरे रह गए, सारे समीकरण धरे के धरे रह गए, और मुख्यमंत्री जी की जो 17 वर्षों से जो उनकी जो अहंकारी सरकार जो है, उनके खिलाफ जो जनता ने ये रेफरेंडम मान के इसको चलिए, ये रेफरेंडम है, क्योंकि हम नहीं, यही लोग, सत्ता पक्ष वाले लोग ही इसको कह रहे थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, अब बस ये सीट जीतना है, और मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रधानमंत्री के रेस में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हो जाएंगे, अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे। तो उस जो प्रधानमंत्री वाले सपने को बहुत बड़ा आघात लगा है, और शायद उन्हें जमीन पे जरूर लाया है। रही बात पुरुषोत्तम जी की, तो पुरुषोत्तम जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, चुनाव बीत चुका है, और उसमें मैं वीआईपी की तरफ से यही कहूंगा कि बिना किसी गठबंधन का पहली बार में अगर कोई व्यक्ति 10,000 वोट लाता है तो उस जनमत का भी सम्मान होना चाहिए, और उन्होंने अच्छे से चुनाव लड़ा, मैं अच्छे से हेल्दी वे में ही उसको एक्सेप्ट करूंगा, तारीफ ही करूंगा मैं उस चीज की। और रही बात हाँ सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के ऊपर ये बहुत करारी हार है, इन्हें अपने गठबंधन में झांकने की जरूरत है। मनीष आनंद जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि अभी तक राजद कैडर ने जदयू को स्वीकार नहीं किया है। यादव समाज जो है वो शायद भूला नहीं है, भले तेजस्वी जी ने अपील कर दी हो, बट शायद वो 2017 के धोखे को या और पुराने वाले धोखों को नहीं भूल पाया, और वो कैडर जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं बनिस्पत अगर आप देखेंगे तो भाजपा को लगभग सभी समाज का वोट मिला, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, या परंपरागत वोटर हो, इवन
जो दावा हो रहा था कि भूमियार समाज नाराज है, उसका भी एक बहुत बड़ा चंक हमें मिला है। तो सारे समाज का वोट प्राप्त करने के बाद ही सत्ता के सारे तंत्र के बेजा इस्तेमाल के बावजूद भी जिस तरीके से एनडीए के कैंडिडेट जी की जीत सुनिश्चित हुई है, उसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं, एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग हैं। और सबसे ज्यादा मैं कुर्नी की देवतुल्य जनता का कहिए कि हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सही का साथ दिया और सही निर्णय लिया है। जी ठीक है। मनीष पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष पांडे साहब, जैसे ही कल ये रिजल्ट आया, या यूं कहें कि पूरी तरह से रिजल्ट भी नहीं आया था, आप लोग बस आश्वस्त हो चले थे 19-20 राउंड की गिनती के बाद कि अब आपकी जीत तय हो चली है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और हम मीडिया कर्मियों का हुजूम था। कल वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी आपसे मुलाकात हुई और पार्टी के कई बड़े नेताओं से बात हुई, मुलाकात हुई, खूब धूम धड़ाका पटाखा छूट रहा था। और पार्टी के कई नेताओं ने यह दावा किया कि अब तो नीतीश कुमार आश्रम चले जाएं, अब तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, गवर्नर हाउस चले जाएं। नीतीश कुमार 2024 से पहले ही निपट गए। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा मिथिलेश तिवारी ने कि नीतीश कुमार तो 2024 से पहले निपट गए, जल्दी निपट गए। निपट नीतीश कुमार गए कि निपट मुकेश सहनी गए? यही आज हमारी चर्चा का विषय है, यही सवाल है हमारा इस चर्चा में। आप क्या देखते हैं? पहले तो सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। और सभी लोगों को धन्यवाद, आभार और बधाई भी। जदयू के लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, वीआईपी को भी शुभकामनाएं देता हूं। अगर इन लोगों ने कुछ गलतियां न की हुई होती तो शायद कुर्नी हम जीत नहीं पाते। देखिए, चर्चा शुरू करते हुए मैं ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा अभिषेक जी कि कुर्नी की जनता ने, देखिए 3 चुनाव हुए इन 3 महीनों में, पीछे जाना चाहेंगे। और जब ये गठबंधन बना था तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, यहां तक कि पूरे देश के राजनीतिक दशा और दिशा पर भी चर्चा हो रही थी कि बिहार ने जो प्रयोग किया है वह पूरे देश में सफल होगा। बड़े बड़े लोग, लालू जी ने भी कहा, नीतीश जी ने भी कहा, पूरे बड़े बड़े नेताओं ने ये बात कहा था कि यह प्रयोग सफल रहेगा और इससे पूरे देश की राजनीति जो है वो बदलेगी। लेकिन उसके बाद मोकामा और गोपालगंज के चुनाव हुए, उसके रिजल्ट परिणाम हम लोग अब दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर चर्चा करके, लेकिन संक्षेप में एक याद कराना चाहते हैं कि क्या स्थिति हुई। जो महागठबंधन का आधार वोट होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि किसका, राजद का क्या आधार वोट है या जेडीयू का क्या आधार वोट है। जेडीयू अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम की राजनीति करते हुए अगर आगे बढ़ी है तो मोकामा के चुनाव में 63,000 वोट बीजेपी को आना, जबकि सवर्ण उम्मीदवार आरजेडी से भी थे, एक प्रश्न चिन्ह तब भी खड़ा किया था। और गोपालगंज में जहां पर कि सिर्फ एमवाई समीकरण से 1 लाख से ज्यादा वोट हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां 2000 वोटों से हार जाना आरजेडी को एक बार प्रश्न खड़ा कर रहा था कि आखिर में महागठबंधन कितना सफल है। अब देखिए, इत्तेफाक ऐसा था बिहार का कि कुर्नी में भी चुनाव, उस समय तक तो चुनाव की संभावना नहीं थी जब गोपालगंज के चुनाव हो रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए ईश्वर की कृपा है कि कुर्नी के चुनाव उसके बाद तय हुए और कुर्नी में भी जो है वह चुनाव हुआ। कुर्नी के चुनाव में कोई किंतु परंतु नहीं था, कोई किंतु परंतु इस बात की गुंजाइश नहीं थी वहां पर। और अभिषेक जी, क्या संयोग, देखिए मैं तो कहूंगा कि ईश्वर ने सबको सद्बुद्धि दिया कि वो, चूंकि ये 2 चुनाव आरजेडी लड़े थे और आरजेडी वालों को, और उसने क्या किया कि जेडीयू को दिया कि भाई आज बार तो आपकी टेस्टिंग हो जाए। तेजस्वी जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, जरा सा जब हमारे फीडबैक बता रहे हैं कि कुर्नी हम जीत नहीं पाएंगे, माहौल सही नहीं है, तो क्यों न बलि का बकरा जो है जेडीयू को बना दिया जाए। तो उसने क्या किया कि वो सीट जो, ऐसा महागठबंधन का चरित्र आज तक नहीं रहा, पिछले आप 10 वर्षों से देख लीजिए कि वो कोई सीट के लिए ही तो इनका झगड़ा हमेशा होता रहा है। ये जो टूटते रहे, बिखरते रहे सीटों के लिए ही, और कोई अपनी सीट दूसरे को दे रहा हो, तो यह भी एक चर्चा का विषय है अभिषेक जी। निश्चित रूप से इस पर चर्चा होना चाहिए कि आखिर आरजेडी ने क्यों अपनी सीट जेडीयू को दे दी और उसमें जेडीयू ने क्या किया। जेडीयू ने जो अति पिछड़ा जिसका सीट था जो जीता हुआ था, उसने क्या किया, क्योंकि मोकामा और
में उसने देखा था कि अति पिछड़ा वोट उससे खिसक गया था, उसने क्या किया, अति पिछड़ा को नहीं देके अपना जो बेस वोट था जिस पर वो 1996 से राजनीति करते आ रहे थे समता पार्टी के नाम से, उन्होंने उसको टिकट दे दिया वहां पर। और उसके बाद परिणाम क्या है वो सब हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो देखिए इतना, हाँ राजेश जी आप बोलिएगा, अरे भाई आप बोलिएगा, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ राजेश तिवारी साहब आपके पास। जैसा बस मैं कंक्लूड कर लूं अपने इस पहले स्टेटमेंट को कंक्लूड कर लूं। जी बोलिए। देखिए कहने का मतलब मेरा यही है कि 3 महीने में जिस प्रकार से जनता की उम्मीदें एक बनी थी, उब गई थी बिहार की भी जनता इस सरकार से, जो इसमें हम लोग भी भागीदार थे। अभिषेक जी, जनता को लगा था, खास करके युवा वर्ग को बिहार में लगा था कि अब तेजस्वी जी का जमाना आ गया है तो 10 लाख का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन 3 महीने में जिस प्रकार से नौकरियां तो मिली नहीं, युवाओं को दंडे मिले और अपहरण, हत्या, लूट दिन दहाड़े इस प्रकार से बढ़े, और जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठी से पीटा गया और उनकी जो अवहेलना हुई, उनका तिरस्कार हुआ, उड़नी की सभा में भी जिस प्रकार से उनको कुर्सियों से पीटा गया, ये कई ऐसे वजह थे, एक वजह कोई नहीं गिना सकते। नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ों के साथ जो हुआ उसको, ये सारा कई ऐसे वजह थे 3 महीने के, जो उसने कुर्नी में पूरी तरीके से महागठबंधन को फेल बताया और नीतीश जी को एक सबक दिया कि नीतीश जी ने जो जनता का जो 2020 में जो एक मैंडेट मिला था, उनका इन्होंने जो धोखेबाजी की है, उसकी सजा नीतीश जी को दी। राजेश तिवारी साहब, एक गंभीर सवाल तो है और राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है वो भी ये सवाल कर सकता है और उसके जहन में भी ये सवाल होगा, उसको भी ये समझ में आएगा, क्या ये जो हार हुई है, ये जो नतीजे सामने आए हैं, उसकी वजह क्या इस बात को नहीं माना जाए कि आरजेडी का साथ तो आप लोगों को मिल रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री खूब बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर आरजेडी का जो कैडर है, स्थानीय स्तर पर आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि हम अब नीतीश कुमार के साथ हैं, आरजेडी नीतीश कुमार के साथ हमारी दोस्ती है और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार से जो तलखी आरजेडी के नेताओं में रही है, अब भी वही तलखी कमोबेश कायम है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इसको एकदम बिल्कुल खारिज कर देंगे? अनम्यूट कर लीजिए। ऐसे दिन भी आ सकते हैं किसी पार्टी के, जरा सोचिए कि अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अरे 7 निश्चय में जुड़वाना पड़ेगा, ये कार्यक्रम पहले भी कह चुके हैं मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, पुरुषोत्तम राज के पास चलेंगे। पुरुषोत्तम जी, अब आपके पास मुफीद विकल्प क्या है, सही विकल्प क्या है? अब जो ये परिणाम आए हैं, एकला चलेंगे या फिर महागठबंधन का दरवाजा खटखटाएंगे? ठीक है पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आता हूँ। राजेश तिवारी आ गए हैं। सवाल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपने सवाल सुन लिया। महाशय जो बोल रहे हैं म्यूट पर बाल, एक दिन और भी इनका सुने थे। महाशय नहीं, मेरा नाम मनीष हुआ। म्यूटे में रहते हैं और आप सवाल कर रहे हैं। बिहार की जो बात आप कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार के भी छोड़ करके कोई है? और आप कह रहे हैं ना सपन, आप तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार गए, इसको आप क्या कहिएगा? देखिए, जहां तक बात है कि आप सवाल किए, आपकी निचला स्तर पर जो है नीतीश जी के बाद में कोई नेता नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी होगा, तो क्या जदयू में नीतीश के अलावा और कोई नेता नहीं है क्या? संक्षेप जवाब ले लीजिए। यही तो जेडीयू का ये तो बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी जो योगी जी होंगे, तो क्या योगी जी के बाद कोई नहीं है? और क्या हुआ स्थिति? योगी जी भाजपा के ही है, योगी जी भाजपा के हैं।
आएंगे क्या आपके है? बाहर पास, से मनीष आनंद जी आपके आयोजित पास नहीं किया आएंगे। जा रहा है उनको किसको? बाहर से नहीं लाया जा रहा है। कौन बाहर से आया योगी है? जी हो चाहे शाह जी हो, सब भाजपा के ही नेता हैं। अच्छा तेजस्वी जी राजद छोड़ के जदयू ज्वाइन कर लिए क्या? अच्छा, तो ये कि जदयू का विलय हो गया राजद में? नहीं राजद, और सुनिए, अच्छा, राजद और राजेश जदयू जी के को बोलने विलय की दिया बात जाए, आप कर रहे राजेश हैं। जी को बोलने दिया जाए। नहीं ठीक है एक राजेश जी, मिनट। आप बोलिए, नहीं, आप बोलिए राजेश जी। नहीं ये देखिए, भाजपा का देखिए ये अफवाह पार्टी है, और जो उसका संगठन के लोग हैं वो लोग भी तो एक दूसरे को विरोध तो करबे करेगा। अब एक बात बताइए, किसी भी चीज को ये जिस दल के बात कर रहे हैं, उस दल का इन लोग का जो चाचा और भतीजा सरदेव रामविलास पासवान जी के नाम पर लोग राजनीति कर रहा है। लोग रामविलास पशुपति पारस का क्या योगदान है जी राजनीति का, या बिहार के राजनीति में, या चिराग पासवान का क्या योगदान है? और ये लोग सवाल उठा रहे हैं किस पर? मुकेश सहनी पेट में पर। दांत है और मुकेश सब सहनी पर बसवा सवाल बोल उठा रहे रहा हैं। है। कहे वाला जो आदमी मुकेश आपका सहनी राष्ट्रीय अपने बल अध्यक्ष पर है। राजनीति किया हुआ, इन लोग को तो मुकेश सहनी से सीख लेना चाहिए। इन लोग का आदर्श होना चाहिए मुकेश सहनी, कि इतने कम समय में एक मल्लाह का बेटा अपने आप पर बना करके काम कर रहा है। और सबसे बड़ा ताजुब देखिए, ये लोग 23वां जन्म अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का चाचा और भतीजा दोनों आदमी 23वां मना रहा है कि संगठन का स्थापना दिवस। अरे साल 1.5 साल पहले चुनाव आयोग इन लोगों को दोनों को मान्यता दिया है, और उसके बाद ये लोग मना रहा है। ये लोग तो खुद दूसरे के जो धोखा दे रहा है एक दूसरे को, और ये लोग अपने आप को कह रहा है। सबसे बड़ा तिवारी जी, लोकसभा में लोजपा ही है, करेक्ट कर लूं आपको। सदन में लोकसभा में हम लोग नहीं, ठीक लोक है। जनशक्ति पार्टी ही है। ये उपचुनाव के मद्देनजर 2 भाग किया गया था। पूरी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नहीं अब जानकारी हमको दुरुस्त है, और ये भी दुरुस्त है। राजेश जी को एक बात आप एक बात बताइए कि आपका मयंक जी, जो है क्या मयंक ये जी और संविधान मनीष जी में थोड़ा सा का शांत आधार पर रहिएगा। राजनीति नहीं करते हैं। मयंक जी और मौली जी, एक मिनट। राजेश जी, ठीक है। एक बात स्पष्ट है, आपको भी समझना चाहिए। देखिए, लोजपा चाहे कोई हो, दोनों में से कोई हो, इनको अभी पाना ही पाना है। लेकिन जेडीयू जो है वह अब खोती जा रही है। जितना पाना था पा ली। सुनिए, ये शायद एक मिनट आप बोल लिए ना, एक मिनट जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं ना, सुनिए, आपके ऊपर खुद उठ रही है। आप सत्ता से बाहर होने की स्थिति में है, चुनाव आप हारे हैं, बोल रहे हैं आप कि दूसरे मोदी क्या जी दिखा रहे हैं? आप लेना था ना, राजेश जी, वो ले लिए हैं। राजेश जी, आप देश भर में देखिए, दिल्ली चुनाव में, एमसीडी चुनाव में हारे, आज वो इतना ज्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट रखते हुए 2 लाख आप यूपी में हारे, आप जो है आप और आप वहां पर राजस्थान में हारे, उड़ीसा में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे। आपको 80,000 वोट नहीं आया वहां पर। ठीक है, ये अपने आप ऊपर बोल रहे हैं कि मोदी खत्म हो रही है। ये आप नीतीश जी पर नहीं बोल रहे हैं, ये मोदी जी के ऊपर बोल रहे हैं। मयंक मौली साहब कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए। तिवारी साहब सुनिएगा, खाली सुनने के बाद जवाब दीजिएगा। आपने जो सवाल उठाया विश्वसनीयता और बाकी बड़े बड़े शब्दों का, तो मुझे ये बताइए कि अभी जो आपके वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बीच मंच से कहा करते थे कि मुख्यमंत्री जी के पेट में कहाँ कहाँ दांत है, वो सब दांत हमको पता है, सब समय आने पे तोड़ देंगे। आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री जी से, उनकी अदावतें जो है पूरी फेमस है कि क्या बोला जाता था, क्या शब्दों का प्रहार था। और बाकी उसके बाद वो लोग जब आपकी पार्टी में हैं और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो वैसे लोगों को जब आप खुद अपने पास रखें तो हमारे ऊपर तो भैया कमेंट ना किया कीजिए कि भैया क्या है क्या नहीं करते। दूसरे से आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कल अभी ये सारे बहसों में जो मूल सवाल जो था, आपको उससे इतर होने का मौका मिल गया। मूल सवाल अभी भी यही है कि क्या कल के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जिसपे सरकार के बड़े बड़े वायदे थे, बड़ा बड़ा सरकार ने दावा कर रखा था कि अभी होने के बाद से मुख्यमंत्री जी की लगता है कि ताजपोशी अगले दिन होने वाली थी प्रधानमंत्री के पद पे, उस सवाल से न ये सवाल कि क्या ये हार जो है वो क्यों ना माना जाए कि ये मुख्यमंत्री जी के चेहरे की हार है और ये मुख्यमंत्री जी का रवानगी की शुरुआत है। उनके नाम का जो किला है वो अब ढहना शुरू हो गया, ये पहली ईंट है। नहीं, अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कुर्नी को जोड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का हार क्यों ना कहा जाए, तो अगर जो जीत, अगर कुर्नी का जीत हुआ तो सुशील मोदी जी का बयान सुन लीजिए, संजय जायसवाल जी का बयान सुन लीजिए। वो जानते हैं किसको बधाई दे रहे। एक आप सवाल पूछे, पहले उत्तर सुन लीजिए।
आप पहला उसको सवाल बधाई। लल्लन सिंह पे था, पहला सवाल लल्लन सिंह पे था। क्या लल्लन सिंह अच्छा, आपके मुख्यमंत्री के पेट आज का आप दांत जानते हैं? सुनिए, वो आज आपके अगला, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ ठीक, हैं। क्या चलिए हम कहना बता रहे चाहेंगे हैं, उसको? बता रहे हैं। हम अगला डिबेट में आएंगे ना, हम वीडियो लेते आएंगे कि रामविलास पासवान जी जो है, जब जिस समय, सुनिए पहले वो बात नहीं सुनिए, है, फिर वो नहीं वो है। आप पेट का दांत, रामविलास पासवान जी सर आपके संस्थापक रहे ना, पार्टी के नेता है ना। पेट का दांत, पेट का दांत ना, आप पहले बात सुन लीजिए, फिर देखिए वो क्या कहे हैं भाजपा के बारे में। जब भाजपा से अलग थे और महागठबंधन में थे, तो उन्होंने भाजपा के बारे में क्या बोला था वो आपको सुना देंगे। और रह गई बात है कि कौन किसके बारे में क्या बोला है, वो आप सुन लीजिएगा। यहाँ एक दल में नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे। रामविलास पासवान गुजरात दंगों के बाद राजग गठबंधन से अलग हुए थे, और जब माननीय न्यायालय द्वारा उनको बात सब घोषित किया गया नरेंद्र मोदी जी को, तो हम गठबंधन में हैं और अभी तक गठबंधन में हैं। पहले चुप तो करा दीजिए सबको। ठीक है, आप ही से सवाल है, बोलिए। बोलिए, सवाल रखा जाए। सवाल यह है कि मुकेश सहनी अब एकला ही चलते रहेंगे, एकला ही चलेंगे, वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे, जो आरोप आप पर लगता है, मैं नहीं कर रहा हूं, या फिर किसी गठबंधन का एंट्री पास भी तलाशेंगे। एंट्री पास भी चाहिए मुकेश सहनी को, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। सबसे पहली बात तो है कि अभी फिलहाल में चुनाव कुछ है नहीं। हम लोग अभी फिलहाल में संगठन मजबूत, पार्टी मजबूत करने के विषयों पर चर्चा की और उसी में लगे हुए हैं। ये तो आप चिराग पासवान की लाइन बोल रहे हैं। आगामी जो 24 और 25 जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो भी यही कहते हैं। अब चिराग पासवान का अपना कुछ स्ट्रेटजी होगा, मेरा अपना पार्टी का अपना कुछ है। अब चिराग पासवान जी से तुलना तो हम कर नहीं सकते हैं, हम दोनों का तुलना हो ही नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी संगठन का चुनाव तो है, अभी बिहार में ना चुनाव है, तो हम लोग जब चुनाव आएगा हम लोग सारे प्रक्रिया के साथ हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो हमें सम्मान देंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। हमारी यह पार्टी के नेता सुप्रीमो अपना मुकेश सहनी जी ने कहा है कि अभी हम चुनाव लड़ने, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जिसकी जरूरत हमारी पड़ेगी हम उनको मदद करेंगे, लेकिन किसी मुद्दे के साथ, जब हमारे मुद्दे के साथ वो खड़ा रहेंगे तो उनको जरूर मदद करेंगे। अभी ना हमको किसी का एंट्री पास चाहिए और ना किसी का हमको ये मदद चाहिए। हमारी पार्टी अपने आप में कैपेबल है कि हम जिसके साथ जाएंगे उसी को सपोर्ट, उसको हम सरकार बनवा सकते हैं। ये हमारी पार्टी कैपेबल है। इसका मतलब है बीजेपी से पूरी तरह से परहेज नहीं है ना, वहां भी जा सकते हैं ना। हमें ना केहू से दोस्ती, ना केहू के बैर के राजनीति हम करते हैं। हम तो पहले भी बोल चुके, हम अपनी शक्ति और प्रदर्शन करने के लिए हमने चुनाव लड़ा। मानते हैं कि परिणाम हमारे संतोषजनक नहीं हुए, लेकिन जो भी परिणाम हुए उसको हम सम्मान करते हैं, क्योंकि अकेले चलते हुए, हमने तो बार बार बोल रहा हूं कि एक तरफ राज के सारे शक्तियां के अलावा भी हम चुनाव वहां पर मजबूती से लड़े, और हमें लड़ने के बाद वहां का जो मैच हुआ वो इंटरेस्टेड मैच हुआ। माने कि टक्कर की लड़ाई वहां पर मुकेश सहनी की अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ता तो शायद वहां टक्कर की लड़ाई भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो प्रचार करने के लिए क्षेत्र में जाया करते थे, वो अपने पार्टी के और अपने प्रत्याशी के प्रचार कर हमारे पार्टी के विरोध और हमारे नेता का विरोध करने में लगे हुए थे। कई सारे अफवाहें फैलाया गया, तो जो अफवाह फैलाने वाला काम करके राजनीति करना चाहते हैं बिहार में, आज हमें बिल्कुल मानते हैं कि इस पे फेल हुए हैं, लेकिन आगामी तौर पे यह देखा जाएगा तो इनको सारा लुटिया डूबेगा। क्योंकि जिस प्रकार से ओवैसी साहब चुनाव लड़ते थे, इस बार ओवैसी साहब को भी आपने देखा कि परिणाम क्या हुआ। तो धीरे धीरे जनता समझ रहा है, हमें समय कम मिला, हम जनता को कम मोटिवेट कर पाए। आगामी जो चुनाव होगा उसमें मेरा परिणाम क्या होगा, आगामी चुनाव में मेरा निर्णय पार्टी का क्या होगा, वो आप सबके समक्ष होगा। ठीक है रविकांत, कहां जाता देख रहे हैं मुकेश सहनी को? कहां जाता से मतलब है, लगता तो है कि मुफीद विकल्प, सही विकल्प महागठबंधन ही है, लेकिन महागठबंधन में ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। बिना मांगे मोकामा में समर्थन दे दिया और उसके बाद प्रचार के लायक भी नहीं समझा, प्रचार का मौका भी नहीं दिया मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव बहुत भाव देते हुए नजर नहीं आ रहे मुकेश सहनी को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। ये जो तस्वीर है कब साफ हो जाएगी, मुकेश सहनी कब कहां नजर आएंगे? जी, ये बात तो है। मुकेश सहनी का ही केवल बात नहीं है, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं या बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका ये है कि कौन से फार्मूला से लग के बस वो जो सॉल्यूशन आंसर होता है ना, वो उनका सीटें आ जाता है। तो मुकेश सहनी तो भाई वो तो बीजेपी में रहे भी हैं और उनको तो 1.5 साल तक मिनिस्ट्री भी बनाए थे।
मगर अब ऐसा क्या हुआ? मगर ऐसी बात नहीं है कि मुकेश सहनी बीजेपी में तुरंत जा रहे हैं या नीतीश जी को छोड़ देंगे, मगर उनकी नीतीश जी के प्रति समर्पितता का भाव देखिएगा आप। भले ही वो चुनाव लड़ रहे थे, मगर नीतीश कुमार के खिलाफ वो ऐसा नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हैं, ये साफ तौर पर नजर आता है। अब उनको कार्यालय दिए हुए हैं, जिस प्रकार से बीजेपी ने तो कूपन रिचार्ज किया नहीं, तो अब उनको यहाँ से बढ़ना ही बढ़ना है मुकेश सहनी के लिए। अब यहाँ से अब वो अपने बढ़ने की तैयारी के साथ चल रहे हैं। अब जैसे कि लोजपा की बात हो रही थी, तो लोजपा की एक बात हुआ उसमें कि चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान क्या कौन है? तो चिराग पासवान तो वो हैं जिनके जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चिराग मॉडल का नाम लेते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो चिराग पासवान वही है। और ये भी इधर से भी बोला जा रहा था तो थोड़ा लग रहा था, मगर देखिए नेताओं का जो बातचीत का शैली है, रामविलास पासवान भी जब एनडीए छोड़ कर गए थे तो बोले थे हम दंगाइयों के साथ किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप वो दोनों का चलते रहेगा। ललन सिंह ने भी बोला था कि राजेश तिवारी कर रहे थे, इसी का कर रहे थे वो, तो ये तो दोनों तो भाई, एक बोले थे हम कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, एक अभी नीतीश जी बोले, नीतीश कुमार जी बोले संघ मुक्त भारत, और उसी संघ के झंडे के नीचे बैठ के फिर 17 में सरकार बनाए, फिर 24 में लोकसभा वो लड़ सकते हैं। इसमें मैं कोई इतना बड़ा कहीं इधर उधर हो तो अब मनीष जी, बाकी मनीष पांडे जी हैं तो सीनियर नेता बैठे हुए हैं पैनलिस्ट में, तो वो बताएंगे कि नीतीश जी नहीं आने का कंफर्मेशन बीजेपी दे सकती है क्या? ठीक है। मनीष आनंद क्या होता हुआ देख रहे हैं? मुकेश सहनी की पार्टी कर रही है हम नकाहू से दोस्ती नकाहू से बैर। एक तो चिराग पासवान के वेलकम के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, उनकी एंट्री भी होने जा रही है महागठबंधन, माफ कीजिएगा एनडीए में। अब मुकेश सहनी की पार्टी भी कह रही है नकाहू से दोस्ती नकाहू से बैर, तो मुकेश सहनी का वेलकम भी करने के लिए आप लोग तैयार हैं एनडीए में? नहीं अभिषेक जी, मैं सबसे पहले रविकांत जी के बात का जवाब दे दूं, जो मैं तिवारी जी को भी बोल रहा था कि जब गुजरात में दंगा हुआ था तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा था कि जब दंगा हुआ है तो हम राजग में नहीं रह सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मोदी उससे बरी हो गए, तो फिर हम वापस आ गए। कोर्ट से जब आदमी पाक साफ हो गया तो उसमें अब कोई दाग बचा नहीं रह गया। दूसरी बात, कोर्ट से ये निर्णय नहीं हुआ था 2003-4 में कि नरेंद्र मोदी दंगाई है? उनके रिजीम में हुआ था, समीकरण होता है। नहीं, उनके रिजीम में हुआ था ना, नरेंद्र मोदी उस समय वहां मुख्यमंत्री थे, उनके रिजीम में हुआ था। नहीं ये तो अपने फायदे के लिए गठबंधन होता है। 2009 लोकसभा में रामविलास जी जान गए थे, वो खुद भी अपनी सीट हाजीपुर से हार गए थे, तो कोई ऐसा चीज बचा नहीं था। कांग्रेस की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और चिराग पासवान मोदी जी और बीजेपी के प्रति थोड़े अपने मतलब एक सिंपैथी रखते थे, तो ये बड़ा कारण था। नहीं कोर्ट का निर्णय सबसे बड़ा कारण था। आप देख लीजिए 2002 से 2014 12 साल का अवसर होता है। 2003 में ये कोर्ट ने तो ये निर्णय नहीं ना सुनाया था कि नरेंद्र मोदी दंगाई है। ठीक है रविकांत, जवाब दे देने दीजिए इनको, मनीष आनंद को। अरे हाँ मनीष आनंद जी, हाँ वो 12 साल में चाहते तो कभी भी भाजपा के साथ जा सकते थे। 2000 नहीं, वो तो कांग्रेस के साथ मंत्री बने हुए थे रामविलास जी 2004 में। 2009 के इलेक्शन में भी आप देखिए, 2008 में मुंबई में जो दंगा हुआ था और भाजपा के समर्थन में जिस तरह का माहौल बना था, तो उस समय भी वो राज्य गठबंधन ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं किया। फाइनली कोर्ट के आदेश ये निर्णय नहीं ना सुनाया था कि बीजेपी दंगाई है या मोदी दंगाई। तो मुकेश सहनी जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस इलेक्शन में, और वो बधाई के पात्र हैं इस जीत के लिए। तो मुकेश सहनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। राजेश तिवारी साहब आपके पास आएंगे, मयंक मौली साहब आपके पास आएंगे, वक्त हो चला है जी। छोटी टिप्पणी आपसे लेंगे। एक सवाल जो मेरा रह गया था राजेश तिवारी साहब, जो सामान्य समझ भी रखता है बिहार की राजनीति की, जिसने बहुत करीब से देखा होगा इस उपचुनाव को, वो भी ये समझ पाएगा, उसके जहन में भी ये सवाल होगा, हमारे जहन में भी ये सवाल है। लगता नहीं कि ठीक है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब हमारे साथ हैं। जो तलखी नीतीश कुमार को लेकर उनके मन में पहले रही है वो अभी है। अभिषेक जी माफी चाहेंगे, कहीं निकलना है मुझे। ठीक है तिवारी साहब।
ऐसा नहीं है। देखिए, ये 7 दल का गठबंधन है, जिसमें आपका जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथ से लेकर के सभी कोई है। गठबंधन अभी नया बना हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, सबका समन्वय बन रहा है। कुछ न कुछ तो कमी होगा, जिसके चलते हम लोगों का यहाँ जी कुंडली में हार हुआ। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस जीत से उपचुनाव का, आप उपचुनाव का जो देखिएगा जदयू के प्रति, तो उपचुनाव कभी भी जदयू का विगत 2005 से लेकर के बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद नहीं रहा। ऐसा नहीं है। तारापुर जीते आप, कुशेश्वर स्थान जीते, 2 सीट पर चुनाव दोनों जीते हाँ, आप। एकदम जीते, लेकिन अधिकतर में आप देखिएगा। और जहां तक ये बात है कि निचला स्तर कार्यकर्ता का, अगर निचला स्तर कार्यकर्ता जो भी है, हम चाहे वो आरजेडी हो या और, एक समान विचारधारा की है और सबको एक पार्टी अपने स्तर से लगी हुई है। हमारा कल का बैठक है पटना में, उसके बाद खुला अधिवेशन है इसके मेमोरियल हॉल में। हम लोग सबको मिल करके एक जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मजबूत और एक संदेश दिया जा रहा है। रह गई बात कि इस चुनाव को लेकर के, ये चुनाव जो पूरे बिहारी नहीं पूरे देश स्तर पर देखा जाएगा, तो जो भी केंद्र में सत्ता है और भाजपा का है, ये पूरा नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता में सफा गिरावट है। और जहां तक ये गुजरात के चुनाव को लेकर के पूरे देश में हारे हैं, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह। एक सिर्फ गुजरात का जो चुनाव हुआ है, तो आप इसको ये लोग ऐतिहासिक रूप से और कुछ मीडिया चैनलों ने बढ़ा चढ़ा करके जो दिखाया गया है, आप देख लीजिए कि ये चुनाव गुजरात में विकास के नाम पर नहीं, रावण के नाम पर लड़ा गया। एक मिनट राजेश जी, सवाल होगा। राजेश जी सवाल होगा। गुजरात अरे भाई, वहाँ 85% सीट जीती हुई है। आप कैसे कर सकते हैं नीतीश कुमार सेमीफाइनल आ रहे हैं? ये तो महज एक विधानसभा सीट का नतीजा है। अगर एक चुनाव को अगर जो सेमीफाइनल आप बिहार में दिखा रहे हैं, तो अच्छा राजेश जी, गुजरात जो है, राजेश जी गुजरात का चुनाव आंधी है। 157 सीटें जीतना एक पार्टी का, आप उसको कह रहे हैं कि विकास का नहीं है। ये मनीष पांडे से जवाब ले लेते हैं। नहीं, ठीक है मनीष, आप ही का जवाब ले लेते हैं। मनीष पांडे से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष पांडे साहब, एक उपचुनाव को, एक सीट को, कुर्नी विधानसभा सीट को आप मान बैठे हैं कि आपने नीतीश कुमार को सेमीफाइनल हरा दिया, निपटा दिया। देखिए राजेश जी, पिछले 2 महीने 10 अगस्त के बाद महागठबंधन के नेताओं के जो भी वक्तव्य आए हैं, उसको राजेश जी या तो स्मरण कर ले या अभी के बाद जाके एक बार पढ़ लेंगे, अगले डिबेट में वो काम में आएगा। ये सेमीफाइनल और ये राष्ट्रीय राजनीति और पूरे देश की राजनीति की दशा दिशा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये सारे डायलॉग बीजेपी के नेताओं के नहीं रहे। ये इन्हीं लोगों ने ये तय किए थे कि धूल चटा देंगे और बर्बाद कर देंगे और ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे, ये इन लोगों के डायलॉग थे। तो इसीलिए देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है ना, जेडीयू के राजेश जी को यह तो मानना ही पड़ेगा कि इनकी जो क्षमता है या इनकी जो सीमा है, वह सीमा बिहार में भी अब सीमित हो गई है। कितनी बड़ी पार्टी थे और कहाँ पहुंच गए। अब ये पूरे देश में भाजपा कहाँ जीती और कहाँ हारी की समीक्षा करने में बैठे हैं। दुर्भाग्य अभिषेक जी यही है कि जेडीयू के नेताओं को अपनी समीक्षा करनी चाहिए, तो ये डिबेट में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप कीजिए, आपको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपके पास अब कोई काम बचा नहीं है और आने वाले 2025 और 24 के चुनाव में भी आपको और इससे बुरे दिन देखने हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है राजेश जी। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये दिया तले अंधेरा है। ये आपको सीखने की जरूरत है कि आप लोग जो इस तरह से, और आप उदाहरण दे रहे हैं कि आप नहीं, मयंक मौली आपके पास आएंगे, थोड़ा वक्त की कमी है। मयंक मौली साहब, वही सवाल आपसे भी है। एक सीट जो आप लड़े भी नहीं और फिर आप ये दावा कर रहे हैं कि चिराग फैक्टर की वजह से ये सीट नीतीश कुमार हार गए, ये सीट जेडीयू हार गई और हमने नीतीश कुमार को फिर हरा दिया। ठीक होगा ये कहना? ठीक है ये दावा?
देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे मीडिया समीक्षक कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं बकायदा, और ये हम इसका कोई श्रेय नहीं मांग रहे हैं। रही बात, अभी मैं मनीष भाई की बात को आगे बोलूंगा कि मनीष भाई नीतीश जी और जदयू वाले समीक्षा इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि पोस्टर लगा इन्होंने रखा है, नीतीश सबके हैं, बैनर पे लिखा हुआ है, और 7 गठबंधन के घोड़ों पे सवार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गाना पेश करना चाहूंगा कि 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, और दुल्हनिया जो उठ करके गाड़ी से जो कभी किसी का पैर छू रही है, कभी किसी का पैर छू ले रही है, तो अगर दुल्हनिया को पता बता दीजिए कि भाई किसका पैर छूना है, सही में पैर जनता का अगर छुआ होता तो इधर उधर छूने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, और ये समीक्षा करने की जरूरत है, आत्मावलोकन का समय है। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, बट अपने भी घर में कभी समीक्षा कर लीजिए। गलती होती है, सबके हैं नीतीश वाले, नीतीश जी जो है ऐसा नहीं कि गलतियों से ऊपर उठ चुके हैं, उनमें कोई गलतियां नहीं है, वो भगवान नहीं हो गए हैं। गलतियां होती हैं, गलतियां स्वीकारने से ही आदमी आगे बढ़ता है। और राजनीति में आपकी बात को मैं बिल्कुल मानता हूं, 1 हार 2 हार से कोई अप्रासंगिक नहीं हो जाता है, बट अगर राजनीति में बने रहना है, प्रासंगिकता बरकरार रखनी है, तो आपको अपनी गलतियों पे आत्मावलोकन करना ही पड़ेगा। अगर सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा है कि नहीं हम गलत नहीं हो सकते, हमें कोई गलती नहीं है, तो फिर ये मान के चलिए कि आपके अंत की शुरुआत है, क्योंकि जब राजा रावण का घमंड नहीं रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो फिर एक महज कहिए कि आज कलयुग के एक इंसान है। शुभकामनाएं आपको। तो चलिए इस चर्चा में इतना ही, और हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। चलते अभिषेक जी, चलते मैं एक सलाह जरूर दे दूंगा राजेश जी को कि अपने नेताओं को यह सलाह जरूर दें कि एक बार जो गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनसे जरूर मिल आइए, कम से कम पश्चाताप कर लीजिए। और बीपीएससी अभ्यर्थियों के भी जो मांग है, एक बार मुख्यमंत्री जी को कहिए कि एक बार वो बुला के जरूर मिल ले, कम से कम कुछ तो पश्चाताप जो है हो जाए इस कुर्नी चुनाव का। धन्यवाद। वो बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं है। वो बोलेंगे हमको इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। बिहार की राजनीतिक खबरों को लेकर हमारी चर्चा लगातार भी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। 12 बजे 4 बजे हम आपके सामने राजनीतिक चर्चा लेकर आते हैं, बिहार के दूसरे विषयों से जुड़ी हुई, बिहार के दूसरे मुद्दों से जुड़े हुए खबर लेकर सामने आते हैं। वो अपडेट भी हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।